नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज स्ट्रेट टॉक हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा को लेकर। बहराइच हिंसा की वजह से बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही है। योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जो बीजेपी की किरकिरी है इसी बात पर हो रही है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हिंसा के आरोप लगा दिए, एफआईआर दर्ज करवा दी है। और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि बहराइच हिंसा जो है ये एक सुनियोजित साजिश है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव है। क्या वाकई में ये आरोप सच्चाई है? क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है कहीं ना कहीं आरोप ऐसे ही है और पुलिस क्या इन आरोपों की तह तक जा पाएगी? क्या दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई इसके पीछे असल लोग कौन थे? कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी इसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के जो लोग थे इस हिंसा में शामिल थे। ये एक साजिश थी, सोची समझी साजिश थी। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी स्ट्रेट टॉक। तो कुछ दिन पहले हम सवाल उठा रहे थे कि क्या योगी सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर पूरी तरह से फेल होती दिख रही है, असफल होती दिख रही है, क्योंकि हिंसा हुई और हिंसा में बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, एक युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद से लगातार राजनीति यहां पर गर्म है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव है और इसीलिए यहां पर भूमिका बांध रही है बीजेपी, वोटों की तुष्टीकरण का काम हो रहा है। यही आरोप विपक्ष पर भी लगा रही है बीजेपी। सच्चाई क्या है? कुछ आज के भी सवाल है जो हम चाहते हैं कि पहले दर्शकों के सामने इन सवालों और तथ्यों को पेश करें, उसके बाद स्ट्रेट टॉक के जरिए इनको समझने की कोशिश आगे बढ़ाएं। बहराइच हिंसा में बीजेपी विधायक के जो आरोप हैं, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है अपने ही पार्टी के नेताओं पर, इस एफआईआर के क्या मायने हैं, उनके आरोपों को कितना गंभीर माना जाए, और बात यह भी कि क्या हिंसा का सच सामने लाना चाहते हैं बीजेपी के विधायक महोदय। एक सवाल ये भी, क्या सीएम योगी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में उपद्रवियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? इन उपद्रवियों को संरक्षण शह कौन दे रहा है? हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए योगी सरकार की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2 दिन के लिए रोक लगाई है। योगी सरकार के इस आदेश के क्या मायने हैं? इसके जरिए क्या राजनीतिक वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, इन तमाम सवालों के साथ आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ डॉक्टर मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन उससे पहले की बात शुरू करूं आप लोगों के साथ, मैं अपने दर्शकों के लिए एक जानकारी देना चाहती हूं कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रतिनिधि का उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य समझा जा रहा था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आज के भी कार्यक्रम में है, क्योंकि अपनी अन्यत्र व्यस्तता बताकर बीजेपी का एक भी प्रतिनिधि स्ट्रेट टॉक में जुड़ने से उन्होंने इनकार किया है बहराइच हिंसा में, क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए बीजेपी का पक्ष भी हमने जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका है। इसके लिए हम अपने दर्शकों से खेद भी जताना चाहेंगे। लेकिन आइए बातचीत आगे बढ़ाएं। अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए दर्शकों तक सच पहुंचाने की कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। शुरुआत में मुकुल सर आपसे करना चाहूंगी, ये जो बहराइच हिंसा के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, अब बीजेपी के जो विधायक हैं अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि दंगा करवाया है बीजेपी ने। मुकुल सर। सभी दर्शकों पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। नेहा जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने एफआईआर कराई है और इसमें कहीं ना कहीं जो जिला स्तर का संगठन है वो खिलाफ हुआ सबसे पहले अपने विधायक के खिलाफ। इस घटनाक्रम को जितना मैं बारीकी से देख रहा हूं, हुआ ये था कि ये एक नॉर्मल जैसे जुलूस निकाले जाते हैं, जैसे हम लोग अपना इसमें प्रतिमा विसर्जन में एक लोग जाते हैं साथ में, ये उसी तरह का था। हाँ, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा वाले हैं इनका काफी योगदान था और ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये लोग सारे लोग जब वहां पे मौजूद थे उस वक्त पुलिस, जाहिर बात है प्रशासन फेल हो ही चुका था। इन फोर्स का सीईओ ने लिखा था, लेटर लिखा था, वो चीजों पे जो एसपी लेवल के लोग हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा कि फोर्स और बढ़ाई जाए
ये एरिया चूंकि एक पर्टिकुलर वर्ग का बाहुल्य है, मुस्लिम वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो वहां से वो निकलने पे कुछ न्यूसेंस हो सकता है, और वही हुआ। तो सीओ ने तो पहले लेटर लिख दिया था, उसके बावजूद नहीं कर पाए। जब वहां पे ये हत्या होती है, जब उसको गोली लगती है, तो वो व्यक्ति एक घर के ऊपर चढ़ के उनका अपना झंडा उतार के और उस पे एक भगवा झंडा लगा रहा था। तो ऐसे में जब उसको गोली लगी है तो भीड़ हिंसक हुई, और वहां जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया जी। तो लाठीचार्ज करने के बाद ये स्थिति और बिगड़ी, और जो वहां के लोग थे, जो भाजपा युवो को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो लोग थे, उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया कि ये उन विधायक के संरक्षण में ऐसा हुआ है। तो विधायक को जब पता चला कि उस लाश को लेके ये लोग, उसकी बॉडी को लेके ये लोग सड़क पे बैठे हैं और चौराहे पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो विधायक गए वहां मिलने जी। और जब मिलने गए तो पहली सी भड़की जो लोग थे, और साथ में जो उनके संगठन, ये जो संगठन सामने आ रहा है, इन्होंने उनके ऊपर फिर पथराव किया। तो जाहिर बात है, जांच का विषय कि गोली चली उनके बेटे को लगी कि नहीं लगी, ये अलग बात है। मतलब गाड़ी पे लगी, बगल से गुजरी, वो बताते हैं कि हमारे बेटे की जान जा सकती थी। जानलेवा हमला हुआ, विधायक जी कह रहे हैं कि जानलेवा हुआ। तो ऐसे में जाहिर बात है, ये अब दो फाड़ में वहां पे जो युवा मोर्चा है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक महसी से है, सुरेश्वर सिंह, इन्होंने फिर एफआईआर कराई इन्हीं लोगों के खिलाफ, क्योंकि बटौबे से इलाका उन्हीं का है, जनता उन्हीं की है, और अगर वही आत्मविश्वास होते कोई उनको भड़काता है तो विधायक के पास कोई ऐसा मौका नहीं बचता कि वो इसको छोड़े। और प्रशासन भी इस चीज पे सख्ती कर रहा है, 4-5 ऑफिसरों को। मुकुल सर, क्या विधायक, बीजेपी के विधायक प्रथम दृष्टया ये कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में जो है शांति चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उपद्रव आगे बढ़े? जी बिल्कुल, कोई जल्दी होता क्या है कि जब अगर किसी विधायक को पता चलता है ऐसी घटना हुई है, तो सबसे पहले वह मौके पे जाता है। देखिए, सुनी सुनाई खबरें अलग होती है, लेकिन मौके पे जाके जब पीड़ित से मिलता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने शव को अपने कब्जे में रख रखा था जी। और उस बॉडी के पास किसी को आने नहीं दे रहे थे। और जब पूछा गया आप लोग कौन है, तो उन्होंने कहा हम इसके भाई हैं। उसके काफी देर बाद जब उसके असली माँ बाप आए हैं, जो उसके माँ बाप थे, वो जब आए हैं, तब ये बॉडी उठाने दी गई है काफी बहस के बाद, क्योंकि माँ बाप ने कहा मुझे नहीं करना, मैं ले जा रहा हूँ। सीओ वहां पे थी, एसपी थी वहां पे, सबने बात करने के बाद ये बॉडी वहां से उठाई गई। तो जाहिर बात है, इसमें कहीं ना कहीं लोकल राजनीति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका था वहां पे। यानी ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने जो है शांति कायम करने की कोशिश की और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले में अपनी भूमिका निभाने की भी कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। ये जानलेवा हमला कोई नहीं, बल्कि पार्टी के ही जो नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नगर अध्यक्ष है अर्पित श्रीवास्तव, उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ शामिल लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले कि अपनी बातचीत में आगे बढ़ाऊं, डॉक्टर मनीष शुक्ला, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या बहराइच हिंसा में बीजेपी घिरती जा रही है? योगी सरकार क्या इसमें उलझे हुए दिख रहे हैं? क्योंकि सीएम योगी जो उनकी सरकार ने आदेश दिया कि आरोपियों के घर पर या फिर संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मैं मनीष जी के पास जाना चाहूँगी। डॉक्टर मनीष, आपने बात सुनी मुकुल जी की, कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया है, इसमें बीजेपी के नेताओं की और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका जो है सामने आ रही है। मनीष जी, क्या लग रहा है, बीजेपी उलझ चुकी है, काफी किरकिरी हो रही है बहराइच हिंसा पर? देखिए, बहराइच हिंसा पे जैसा मुकुल जी ने कहा, इस पूरी जो हिंसा है उसके दो पहलू है। एक तो आपका जो स्थानीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, और दूसरी जो है राजनीतिक जो इस समय माहौल गरमाया हुआ है। दो पहलू है यहाँ पर। आप जब घटनाक्रम को देखेंगे तो निश्चित रूप से जो शुरुआती दौर था उसमें जो स्थानीय प्रशासन था वो पूरी तरह से फेल रहा। वहां पर महसी एसओ ने बाकायदा जो है वो पत्र लिखा, ऊपर एसएसपी स्तर, ग्रामीण एसएसपी को लिखा, उसके बाद आगे को फॉरवर्ड किया गया, लेकिन उस जितना उन्होंने पुलिस बल मांगा था वो नहीं मिला। ये एक, उसके बाद में जो एक छोटा सा एक आमने सामने लोग आए और उसके बाद में हिंसा लगातार बढ़ती चली गई। और दूसरी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें भी आप ये देखिए, एक तरफ तो भाजपा की जो अंतर है वो खुलकर सामने आ गई है। एक और विधायक जो है वो अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए
अपना एक माहौल बनाने के लिए, अपने जो समर्थक है उनको एकजुट करने के लिए संदेश दे रहा है। तो दूसरी ओर जो वहां पर जो एक सेशन गया था, जो धार्मिक जुलूस था, उसका नेतृत्व जो है वो भाजपा का नगर अध्यक्ष कर रहा था। जी, तो आपस में दोनों जो है जी नहीं बिल्कुल, आप बात पूरी कीजिए। आपस में दोनों जो समूह हैं, जो गुट हैं राजनीतिक, जो एक आपसी प्रतिद्वंदिता है स्थानीय स्तर पर, वो खुलकर सामने आ गई। एक दूसरे का विरोध हुआ, एफआईआर हुआ। बिल्कुल पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और अभी भी सामने आ रही है। जिस तरह से भाजपा जो है वो सत्ता पर लगातार बनी हुई है, तो सत्ता के अंदर ही एक अंतर विरोध जो है, आपसी जो कलह है, वो भी खुलकर सामने आ रही। अब यहाँ पर ये देखना है स्थानीय नेतृत्व जो है वो किस तरह से इन चीजों को ठीक करता है, या किस तरह से जो डेंट लगाया जाता है, डेंट पेंट किया जाता है, वो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन जहां तक शासन स्तर से बात है, आप ये देखेंगे जब घटना हुई उसके बाद में शासन के आला अधिकारी, चाहे वो अमिताभ यश हो या अलग अलग जो बड़े स्तर के अधिकारी थे, उन्होंने बहराइच में डेरा जमाया और निश्चित रूप से इस घटना को एक जो बड़ा रूप ले सकती थी। पूरे प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक जो माहौल जो है वो पूरा तनावग्रस्त, पूरा तेज हो सकता था, उसको रोकने का एक प्रयास किया गया और निश्चित रूप से उसमें योगी सरकार सफल रही। कहीं भी सरकार ने उसके बाद में इस तरह की जो एक तनाव का माहौल बन रहा था, उसको रोकने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए तो वो पूरी तरह से उठाए। और आप देखेंगे चाहे गोंडा हो या उसके बाद में अन्य जगह हो, कौशाम्बी हो, वहां पर मामला तुरंत दब गया। ये एक जो है शासन स्तर की नीति की सफलता थी, लेकिन बहराइच की हिंसा जो है उस पर लगातार देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है। उसके बाद मनीष जी, यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। एक, आपने कहा कि योगी सरकार जो कहीं ना कहीं जो इस उपद्रव को जो शांत करने में या फिर जो है यहाँ पर हिंसा को रोक पाने में कामयाब रही, लेकिन उससे पहले जो सवाल हम कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता शामिल हैं हिंसा में, इस भीड़ को जिसने उत्तेजना यहाँ पर फैलाई जिससे कि ये हिंसा हुई और एक व्यक्ति की, एक युवक की हत्या कर दी गई। यहाँ पर योगी सरकार, सीएम योगी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के नेताओं पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन योगी सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? और अगर आप कह रहे हैं कि आपसी प्रतिद्वंदिता की बात है, तो योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो बतौर सीएम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एक पक्ष जो भीड़ को उत्तेजित कर रहा है हिंसा भड़काने के लिए, उसके बाद जो है घटनाक्रम सामने आते हैं, युवक की गोली मारकर हत्या की जाती है। यहाँ पर योगी सरकार की भूमिका जो है संदेहास्पद नहीं है? देखिए, शासन प्रशासन स्तर से जांच समितियां भी बनाई गई हैं, कानूनी स्तर पर भी कार्रवाई हो रही है, वो सारी चीजें होंगी। और निश्चित रूप से जांच का विषय है, चाहे बीजेपी के अंदर के आपसी एक कलह हो, चाहे जो भी रहा हो, एक प्रोसेसन गया, अपने सामने लोग आए, निश्चित रूप से गोलीबारी हुई है, वहां पर भी हथियार पत्थर थे और इधर से भी चला, तो दोनों पक्षों की जांच जो है तो निश्चित होनी चाहिए, हो भी रही होगी, मजिस्ट्रेट स्तर से हो रही होगी। उसके बाद में भी जो अन्य अधिकारी हैं वो भी जांच में जुटे होंगे। तो ये पहलू जो है तो सरकार ही बता सकती है कि किस तरह की जांच हो रही, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक देखा जाए कानूनी स्तर पर जो एक बात आ रही है तो ये आ रही है, ये जो है घटना जो है ये किस तरह से बड़ी घटना में तब्दील हो रहा था और पूरा एक दिन जो है बुनियादी तौर पर चलता था। वो एक बहुत बड़ी खुलासा हो सकता है कि किस तरह से ये जो है दंगे का रूप दिया, एक प्रोसेसन को आमने सामने मिला कर पूरे एंगल को हिंदू वर्सेस मुस्लिम को किया गया, आरोप के दौर शुरू हुए। ये भी जांच का एक विषय है, गंभीर जांच का विषय है। बिल्कुल। वैभव जी कुछ यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। वैभव जी, आपने मुकुल जी की बात सुनी और मनीष जी की भी बात सुनी। बीजेपी की भूमिका संदेह के घेरे में, कांग्रेस तो यही चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो ये सच सामने आए, तथाकथित अभी भी आरोप है। वैभव जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या योगी सरकार घिर गई है या फिर बीजेपी से आपसी प्रतिद्वंद्विता बताकर लोगों का ध्यान जो है जो एफआईआर कराई गई है बीजेपी विधायक की तरफ से उससे हटा पाएगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस की मंशा ऐसी नहीं थी, पर कांग्रेस सच की बात कर रही थी। कांग्रेस कह रही थी कि उपचुनाव को देखते हुए जो सांप्रदायिक सोच है भाजपा की, उसी के तहत ये सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काया गया। अब ये प्रमाणिक हो गया है जब बीजेपी के खुद विधायक, शायद बीजेपी के ही हैं, उसी सोच के हैं, लेकिन कभी कभी नैतिकता जाग जाती है जब उनके आसपास आग लगती है। तो उनकी नैतिकता जाग गई और उन्होंने जो दंगा भड़काने वाले लोग थे, भाजपा के ही 7 लोग थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये तो सत्यापित हो गया
पूरे देश प्रदेश की जनता इस बात को जानती भी है कि ये सुनियोजित है और हिंदू मुस्लिम करने का एजेंडा जो भाजपा का सदैव रहा है, क्योंकि हर मामले में जो योगी और मोदी की सरकार विफल रही है उस मामले पे पर्दा डालने के लिए ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है जी। अब मनीष जी जो बात कह रहे हैं कि गुटबाजी दिखती, मनीष जी अगर गुटबाजी या अंतर कलह कह देंगे तो शायद हम देश समाज मानवता और इस डिबेट के साथ अन्याय करें, क्योंकि वो गुटबाजी नहीं है, वो परस्पर द्वंद है भाजपा की सांप्रदायिक सोच के बीच और जिस विधायक की नैतिकता जाग गई वहां लोग जब जल रहे थे उसको देख के उसके बीच वो द्वंद है नैतिकता और अन्याय के बीच, तो इसको गुटबाजी न कहिए। चलिए, यानी कांग्रेस सुरेश्वर सिंह बीजेपी के जो विधायक है उनकी तारीफ कर रही है? नहीं, तारीफ नहीं कर रही है। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कई बार जो व्यक्ति चोर भी हो डकैत भी हो कई बार उसकी नैतिकता जाग जाती है, तो नैतिकता जाग जाने की बात है। और हम सिर्फ सुरेश्वर सिंह की बात पे नहीं बात कर रहे हैं, हम एक भास्कर की ताजा अभी 6 घंटे पहले उनकी रिपोर्ट में देख रहा था जो स्टिंग किया है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर के स्टिंग में जो उपद्रव फैलाने वाले लोग थे उन्होंने जो बातें कही हैं उससे क्लियर होता है कि भाजपा द्वारा ये सुनियोजित तौर पे दंगा कराया गया, क्योंकि जब वो सारी चीजें हो गई जी दूसरे दिन सारी दुकानें जो मुस्लिम पक्ष के लोगों की दुकानें थी वहां आग लगाया गया। और उस स्टिंग में वो दंगाई कहते हैं कि जी पुलिस वालों ने सिर्फ 2 ही घंटे का समय दिया, नहीं पूरा महाराजगंज जला देते। ये जो बात है ये मोदी जी के गुजरात दंगा का जो मॉडल है वही यूपी में अब लागू किया जा रहा है जी। क्योंकि गुजरात में जिनके ऊपर दंगा के आरोप लगे थे उन्होंने कैमरे पे बोला, बाद में उस दौरान तो नहीं स्वीकार किया लेकिन बाद में कहा कि मुख्यमंत्री मोदी जी ने 3 दिन का हमको समय दिया था, तो 3 दिन में हमको जो करना था हमने किया। वही बात है कि यहाँ 2 घंटे की मोहलत दी गई और उस टाइम पे पुलिस फोर्स सारी हटा दी गई। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट से भी सभी अदालतों ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। अब कांग्रेस गड़े मुर्दे ना उखाड़े जी। नहीं, मैं बात पूरी कर लूं जी। नेहा जी ऐसा है कि मेरा जो मंतव्य है वक्तव्य है उसको पूरा होने दीजिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी हो, क्लीन चिट तो सावरकर के बारे अरे गोडसे के मामले में उनको फांसी दी गई और संघ के लिए उन्होंने कहा था कि हमारा संघ से कोई नाता नहीं है, लेकिन उन्हीं के भाई जो गोपाल गांधी थे उन्होंने एक किताब में लिखा है कि हमारे ऊपर संघ का दबाव था कि अगर आप हमारा और आपका संबंध जाहिर करेंगे कि हम संघ से जुड़े हैं तो संघ को खत्म कर दिया जाएगा, संघ खत्म हो जाएगा। तो इस बात को ये तथ्य है, तो तथ्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ना कि मैं ये बात कह रहा हूं कि मोदी जी आरोपित है। भाई कोर्ट से जो हो गया अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जब वो दंगाई इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, हम सभी को उस रिपोर्ट को देखना चाहिए। उसमें हिडन कैमरे पे उन्होंने स्वीकार किया है कि 2 घंटे की पुलिस हटी थी और उसमें हमने ये सब जला दिया। अगर पुलिस ने थोड़ा चलिए, पुलिस और स्थानीय बीजेपी नेतृत्व दोनों की मिलकर जो है साजिश दिख रही है कांग्रेस का ये कहना। प्लीज मुझे 1 मिनट और चाहिए। बिल्कुल ब्रेक की मजबूरी है। वैभव जी संक्षेप में बात खत्म कीजिए जी। नहीं देखिए ऐसा है, और जो स्थिति हो रही है ना, मोदी मीडिया पॉइंट कर रहा था कि गोली क्यों मारी गई। मोदी मीडिया ने एक बार सवाल नहीं खड़ा किया कि इतनी दुकानें जो जलाई गई अगले दिन वो कैसे हुआ, जब इतना बड़ा कांड हो गया था, पूरे प्रशासन को पता था, तो पुलिस कहां गई थी? मोदी मीडिया ने ये नहीं किया। एक उदाहरण और मैं बताता हूं, 3-4 दिन पहले की बात है। वाराणसी जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का उनसे सटा हुआ चंदौली का एरिया है, उस चंदौली में एक गली में थोड़ा सा पानी गिरे होने की वजह से हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के एक 23 साल के युवक को पीट के मार डाला जी। ये डिबेट का हिस्सा इसलिए नहीं बना क्योंकि ये गोदी मीडिया हो या प्रशासन हो या योगी की सरकार हो जी, ये सिर्फ हिंदू भावनाओं को भड़काते हैं। जहां योगी एक तरफ 80-20 की बात करते हैं और कहते हैं कि बटोगे तो
उस योगी ने कभी यूपी में शांति बहाली की बात नहीं कही। तो कुछ और सवाल हैं जिस पर हम मुकुल जी से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये ऐसा दिख रहा है कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है और जो स्थानीय बीजेपी नेतृत्व है, इन दोनों ने जो मिलकर इस तरह की साजिश रची, हिंसा हुई, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो जिस पर आरोप है कि उसने रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या की है, उस पर बुलडोजर एक्शन सीएम योगी के इस आदेश के क्या मायने हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इस मुकुल सर, मैं समझना चाहती हूँ कि ये तो अब तक की बातचीत से समझ आने लगा है कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी संदेह जताया जा रहा है, और साथ ही साथ स्थानीय जो बीजेपी लीडरशिप है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और खुद बीजेपी के विधायक ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आ जाता है सीएम योगी का वो आदेश जिसमें कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इस आदेश के इस बीच में क्या मायने देख रहे हैं आप? नेहा जी, देखिए, इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है और सरकार शुरू से ही बुलडोजर को लेके एक उसका बुलडोजर आइकॉन बन गया है कि कोई भी ऐसी घटना होती है तो बुलडोजर सबसे पहले सक्रिय हो जाता है। और इसका प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके हरियाणा तक और अब महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया था। तो ये बुलडोजर का जो चलन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत माना है। कोई भी आरोपी अगर कोई किसी के भी घर का लड़का अगर कोई कांड करता है, कुछ भी करता है, तो ये कोई होता नहीं कि पूरे घर को ही आप पैदल कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों को देखते हुए, क्योंकि जितनी जल्दी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई पे एक सवाल उठता है, और सवाल ये उठता है कि जिसके घर में अगर कोई आदमी चढ़ गया और उसने, ठीक है वो असला अवैध था, वो एक जांच का विषय है, और उसने उससे गोली मारी, वो भी एक अपराध होता है। वो लड़का मर गया तो और बड़ा 302 में चला जाता है, जो पुरानी धारा थी, अब बदल गई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी आज से 8 साल का पहले जस्टिस दीपक मिश्रा का एक ऑर्डर है। ये इस घटना में एक व्यक्ति की मौत होती है और उसका बेटा बचाने जाता है। दो पक्षों में लड़ाई हो रही होती है और फादर की डेथ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी करता है। तो ऐसे में अगर आपके परिवार पे कोई हमला कर रहा है तो जाहिर बात है आपको कानून कुछ राइट्स देता है, ये नहीं देता कि आप अवैध असला रख के मार दीजिए। लेकिन कुल मिला के अगर आपके घर पे, किसी के भी घर पे अटैक हो रहा है, तो क्या आप अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे? बुलडोजर को शुरू से ही सवालों में सवाल उठाए जा रहे थे, और बुलडोजर जो प्रक्रिया है वो न्याय के विरुद्ध है। आप अगर खुद ही कोर्ट और खुद ही वकील बन जाएंगे तो ये सारी चीजें गलत हो जाती है। तो ऐसे में बुलडोजर को तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की रोक लगाई है, और जल्द ही देखिएगा इस पे नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट कार्रवाई। हालांकि कुछ दुकानें वहां पे जो थी उनके शटर तोड़े गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद सब शांत कर दिया। एक आपको उदाहरण बताएं, देखिए, हिंसा भड़काने पे आज ही मुजफ्फरनगर दंगे में एक हमारे मंत्री जी है यूपी के, कपिल देव अग्रवाल, उनका आ गया है। स्वामी डांसना के एक स्वामी जी है, उनका 2 पूर्व मंत्री हैं, राणा मुजफ्फरनगर के जो पूर्व विधायक थे, इन सबका नॉन बेलेबल वारंट निकल आया है। ये लगातार पेशी से में जा ही नहीं रहे थे उस दंगे को लेकर। 507 एफआईआर हुई थी उसमें। अब इन पर मंत्री जी पर भी नॉन बेलेबल का मतलब है गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ये वही मामला था जिसमें 3 लड़के मारे गए थे और चौराहे पे एक पंचायत हुई, पंचायत के बाद वो दंगा भड़क गया। तो जाहिर बात है, कोई जुलूस हो, कोई मूर्ति विसर्जन हो, या कोई ऐसी घटना हो जाए तो तत्काल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, जो नहीं हुआ इस मामले में। अभी जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि अगर पुलिस ही निष्क्रिय हो जाएगी तो फिर तो कानून अपने हाथ में कोई भी वर्ग ले सकता है। यानी पुलिस निष्क्रिय हुई, उस पर किसी तरह का दबाव था, वो दबाव राजनीतिक था या फिर किसी और मंशा से था, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के पीछे किसी न किसी तरह के जो है एक पावरफुल लोगों का हाथ, इसका अंदेशा जताया जा रहा है। मनीष जी, अगर आप सुन रहे हैं चर्चा, तो मेरा प्रश्न यही कि क्या सीएम योगी कानून के शासन में जो है यकीन नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते कि बुलडोजर कार्रवाई के आदेश 17 तारीख को ये आदेश जारी होते हैं, 18 तारीख को देर शाम ये उन इमारतों पर चिपकाए जाते हैं, रविवार को सुनवाई की जो है मंजूरी नहीं दी जाती, यानी कि जो आरोपी पक्ष है जिसकी इमारत गिरनी है, कानूनन उसको अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। इसे कहीं ना कहीं जो कानून के शासन के खिलाफ जो एक आदेश था, उस पर एक कह सकते एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला है।
मनीष जी। जी बिल्कुल, सरकारें देखिए अपना काम करती है और कोर्ट जो है निश्चित रूप से न्याय देने का काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस जो बुलडोजर नीति है उस पर टिप्पणी की थी कि दोषी भी पाया जाएगा तब भी उसके खिलाफ आप बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन एक जो सरकार के शासन स्तर पर जो होता है कि अतिक्रमण को एक बहाना बनाकर या अतिक्रमण को निशाना बनाकर एक जो किया जाता है कि भाई अतिक्रमण हटाना है, उसको चिन्हित किया गया, लाल निशान लगाया गया, वो अतिक्रमण बताया गया कि यहाँ पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन वो भी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती। जी मनीष जी मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल है, क्या इस पूरी हिंसा में सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती प्रतीत नहीं हो रही है? उन 5 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया वो भी एक पक्ष से हैं, उनको हत्या के मामले में गिरफ्तार किया, चलिए ये अलग बात है, लेकिन जिन संपत्तियों को निशानदेही की गई उनको बुलडोज करने के लिए, ये भी एक पक्ष के ही जो है वो आरोपी है, उनकी संपत्तियों को बुलडोज। जबकि हिंसा जो हुई, जो वैभव जी कहे थे कि एक दिन के बाद सभी तमाम उस इलाके में जो दुकानें हैं, संपत्तियां हैं, वाहन है, सबको आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में जो बीजेपी के उपद्रवी बता रहे हैं, बीजेपी के विधायक स्वयं बता रहे हैं, उन्होंने पथराव किया, जानलेवा हमला किया, उस पर तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए, ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दोराही नहीं होनी चाहिए कि आप एक तरफ की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया गया, या दंगों में भी आप देखिए, जो दूसरे दिन जिस तरह के दंगे हुए, लोगों के जला दिए गए, तो वहां पर जो शोरूम था वो एक हिंदू का शोरूम था। वैभव जी मैं आऊंगी आपके पास जी। वो हिंदू का पूरा शोरूम था। बिल्कुल, दंगाई ये नहीं देखते कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये सरकार इस पर देखना चाहिए कि कार्रवाई जो हो निश्चित रूप से वो समान हो, और जो भी दोषी है, चाहे वो जिस स्तर पर हो, कोई भी हो, वो भाजपा का कार्यकर्ता हो या भाजपा का बड़ा नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो, उस पर एक्शन होना ही चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। लेकिन जिस तरह की अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि ये अंतर कलह नहीं है, ये एक वो है, तो निश्चित रूप से अगर कलह ना होती तो भाजपा आमने सामने ना होती, वहां पर स्थानीय स्तर पर दोनों आमने सामने थे। वहां पर आप देखिए, विधायक ने जो FIR कराई है नगर अध्यक्ष के खिलाफ, उनका कोई नैतिक वो मुद्दा नहीं है। नहीं मनीष जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि उनको 6 दिन लग गए, नैतिकता जागने में उनको 6 दिन लग गए। ये एक बड़ा सवाल है कि ये 6 दिन होता क्या रहा वहां पर? वहां का जो बीजेपी लीडरशिप है या फिर MLA जो है, अगर उन्होंने देखा कि इस तरह के अपनी ही पार्टी के लोग, नेता शामिल हैं, तो उन्होंने पहले ही FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, या पहले इस तरह की स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य तो यही है कि उस क्षेत्र में शांति बनी रहे और जनता से वो शांति की अपील करते, लेकिन ऐसा कुछ ना करके 6 दिन के बाद वो आते हैं सामने और कहते हैं कि अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, उन्होंने पथराव किया, जानलेवा हमला कर दिया। ये एक्यूजेशन जो अपने आप में जो है कई सवाल खड़े करता है कि ये आपसी प्रतिद्वंद्विता मात्र है या फिर इससे कुछ बढ़कर आखिर क्या कहानी है, समझेंगे? मनीष जी मैं समझना चाहती हूँ कि आखिर इस नैतिकता के जागने के पीछे कथित रूप से जो कि कांग्रेस यहाँ पर दावा कर रही है कि बीजेपी विधायक की नैतिकता जाग गई है, लेकिन इन 6 दिनों में मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, और आपसी बीजेपी की जो कला है, शायद यही मुख्य वजह है कि बीजेपी के विधायक सामने आए। नहीं तो अगर उनकी नैतिकता होती तो वो पहले ही सामने आ जाते। मनीष जी। बिल्कुल नेहा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि पहले दिन अगर आप विधायक हैं, स्थानीय स्तर पर आपका एक रुतबा है, लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से शांत बहाली के लिए सबसे पहले कदम उठाना चाहिए था। वहां पर ये देखना ही नहीं चाहिए था। आप पहले तौल मोल के देखते रहे कितना फायदा है, कितना नुकसान है, फिर उन्होंने आपदा में एक अवसर तलाश किया और एक निश्चित रूप से निशाना बनाया वहां पर। और नगर अध्यक्ष जो है वो भी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, तो खुलकर एक कलह जो है वो सामने आ गई है। इसमें कोई भाजपा की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आई है और यहाँ पर एक मामला भी डाइवर्ट हो गया। आप सारा जो एंगल है वो देख रहे हैं कि एक आपसी कलह के रूप में एक सामने आ रहा है, मीडिया भी इसी तरह का प्रचार कर रही है। लेकिन जो दोषी है, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ अभी इन सब के बीच इसका पक्ष उसका पक्ष, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो बहराइच हिंसा का सच है उसको हमारी जो सामने लाने की कोशिश है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी की अंदरूनी कला चाहे जो भी हो, हमारा मकसद जो है हिंसा का दोषी कौन, हिंसा का जो साजिश करता वो कौन, इस तक पहुंचा जा सके। वैभव जी क्या बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, कृपया रखें दर्शकों के सामने। जी बेसिकली मैंने ये दावा नहीं किया कि उनकी नैतिकता जागी, मैंने एक अंदेशा जताया था जी। और नैतिकता जागना नॉट ए स्विच, जैसे ऑन किया बल्ब जल गया, बुझाया बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ना ही वो ब्लैक एंड व्हाइट है कि या तो ब्लैक है या तो व्हाइट, ऐसा भी नहीं है जी। बड़ा अंतर द्वंद होता है। तो जो नैतिकता जागना है, किसी मुद्दे पे मेरी नैतिकता
कभी भी जाग सकती है या नहीं जाग सकती। ये ऐसा मामला होता है, इसको ऐसे मत कीजिए कि 6 दिन बाद क्यों जागी, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। ठीक है। ये कभी भी जाग सकती है और ये भी संभव है कि क्षेत्रवासियों का जो दबाव है, जो चीजें चल रही हैं, माननीय विधायक जी ने नेतृत्व को बताया हो कि देखिए भाई कम करिए, बदनामी हो रही है, हमारे क्षेत्र की बात है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो डायलॉग भी हो सकता है हुआ हो, चूंकि वो हम चारों पैनलिस्ट इस बात को नहीं जानते हैं, तो ये अंदेशा जता सकते हैं। जी ठीक है जी। जैसे ही हम अंतरकलह कहते हैं तो मामला जो दंगा भड़काने का है वो अंतरकलह की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए मैंने मनीष जी को कहा था कि इसको अंतरकलह कह के इस डिबेट को के साथ हम अन्याय ना करें। मामला ये है कि मनीष जी ये बात तो मान रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन पक्ष इस बात को भी थोड़ा थोड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, पुलिस आ गई, सारी व्यवस्थाएं। अरे जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी, क्या नाम है कुछ, यस, वो आके पिस्टल फहरा रहे थे। अगर इतनी ही अच्छी व्यवस्था होती ना महोदय, तो एडीजी के अधिकारी को पिस्टल लहराने की, अमिताभ यस, उनको पिस्टल लहराने की आवश्यकता ना होती जी। वो आए हैं जब दंगाई ढंग से चीजों को जलाने लगे हैं। एक बात इन्होंने और कही कि एक हिंदू का शोरूम जला जी। यस, जो दंगाई आते हैं ना, जो बदहवास होते हैं, जिनको जलाने में, तोड़ फोड़ में, लूट में मजा आता है, वो ये नहीं देखते ये हिंदू का है कि मुस्लिम का। एक बात, और दूसरी बात, एक सिरे से एक तरफ से वो सारी दुकानें मुसलमानों की थी और वो जो बिल्डिंग थी जिसमें शोरूम था वो मुसलमान का था और जो शोरूम था वो हिंदू का था, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं उसको जैसे नहीं करता कि उन्होंने पॉइंट आउट करके किया, लेकिन जो दैनिक भास्कर का स्टिंग हुआ है उसमें वो साफ कह रहे हैं कि पूरे महाराजगंज को जला देते, ये था कि मुसलमानों को खत्म कर दिए। अब चूंकि आप एक प्रतिष्ठित चैनल है, यूएस बेस्ड, अब इस बात को समझिए कि दूर देशों में भारत की छवि क्या जा रही है। जिस पाकिस्तान को हम हे नजर से देखते हैं, जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को हम फू करते हैं, निंदा करते हैं जी, में वो चीज दिख रही है कि एक तरफ जब अगर एक मुस्लिम लड़का मर रहा है, हिंदुओं ने नाली में पानी ओवरफ्लो हो गया इसके लिए मार डाला, उसमें कोई ना चर्चा है, ना कोई कार्रवाई है, ना कोई बुलडोजर कार्रवाई है जी। एक तरफ दूसरी आत्मरक्षा या अपने घर के रक्षा के उसमें हो गया, तो ना हम उस हत्यारे को प्रोटेक्ट करते हैं, ना पक्ष लेते हैं, ना ही उस उपद्रवी को जो कि दूसरे के घर पे चढ़ के उसके आस्था पे प्रहार करता है। अब एक बात और इसमें जोड़ के खत्म करता हूं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई आप कह रहे हैं ना, बुलडोजर की कार्रवाई सेलेक्टिव है। ये जो प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है यूपी में ना, इसका बड़ा कारण, भगवा गमछा पहन लीजिए, आप गुंडागर्दी करने के लाइसेंस ले लेते हैं, पुलिस का नहीं करेगी। यही बनारस से पीटा जी, महोदय अपनी एफआईआर दर्ज कराने गए, एफआईआर दर्ज 2 दिन तक नहीं हुई क्योंकि वो गमछा पहने जी। लगातार कुछ दिक्कत आ रही है मुझे लगता है। डॉक्टर मनीष जी, आपकी तरफ से आप खुद को म्यूट कर लें। मैं इसको 25 सेकंड में पूरा करता हूँ जी, 30 सेकंड में मैं पूरा कर रहा हूँ। जब यश चौधरी जो राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ गैंगरेप करवाता है, उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है। बीएचयू आईआईटी के दरिंदे मैं बताता हूँ आए जी, जेपी के लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको जवाब देना भारी पड़ेगा। मैं बताता हूं कि बनारस में कहां कहां उन्होंने अवैध किया है, क्या बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं जी। और वही बात जो चंदौली की घटना है, उस मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने वीडियो बयान में अपने कहा है कि हम योगी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, वो सबके साथ न्याय करते हैं। बुलडोजर हम भी चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे बेटे को मारा है उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो। हम न्यायपालिका को मानते हैं, बुलडोजर को नहीं मानते, लेकिन क्या ये सवाल खड़े नहीं होंगे कि एक तबके के साथ आप बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं और जैसे ही वो पाई निकल जाता है तो उसके साथ आप बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, क्यों? जी ठीक है, जी ठीक है। मुकुल जी, क्या
उत्तर प्रदेश में कानून का शासन और एक पक्ष पर जो है सारी कार्रवाई और सारी जो जांच है वो बिठाई गई है, जो दूसरा पक्ष है, जिस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव जी कर रहे थे, क्या ये ऐसा है कि जो प्रदेश के उपद्रवी हैं उनको बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो शह देता है, संरक्षण देता है? दोनों ही, उपद्रवी भी जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में वो बात कर रहे हैं वो भी वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी के विधायक ने अपनी एफआईआर में अर्पित श्रीवास्तव के लिए बोली है। नेहा जी देखिए, 2014 के बाद जो हिंदुत्व का एक स्वरूप बदला है जी, और जो नहीं हो सकता, और हिंदू राष्ट्र की बात यानी संविधान के खिलाफ एक बात हो रही है कि हमारा देश क्या है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्म इसमें रह सकते हैं, उनका उतना ही सम्मान है, वो खत्म हो चुका है। और जो युवा पीढ़ी आ रही है वो युवा पीढ़ी बिल्कुल अलग है। ये जो आप इस भीड़ में कोई भी 60 साल के ऊपर या 50 के ऊपर वाला नहीं होगा, ये सब युवाओं की भीड़ है जो 40 साल के अंदर वाले हैं और जो धर्म को लेके कट्टरपना अपना दिखा रहे हैं। जो चीजें कभी अफगानिस्तान और इन सब में होती थी, ओसामा बिन लादेन भी इसी टाइप से चलता था और क्रूर होते जा रहे हैं जी। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब कानून में, और वो दोनों पक्षों में है, वो मुस्लिम भी है, हिंदू भी, दोनों लोग कट्टरता पे आगे बढ़ रहे हैं जी। अब दिक्कत इस बात की है कि जब ये युवा लड़के कोई एक हत्या होती है या मारपीट होती है या ऐसी कोई दुर्घटना होती है या ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें अपना पूरा जीवन या तो खत्म हो जाता है, जैसे मिश्रा का हुआ, राम गोपाल का जी। वो लड़का किसके खाने पे गया ऊपर, वो खुद तो नहीं गया, बिल्कुल उसको पीछे से उसकी मौत का असल जिम्मेदार जो है कौन है, ये सवाल हम वो कैच कराने की कोशिश, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। जिन लोगों ने दुकान जलाई वो भी आरोपी है, वो भी दंगाई है जी। और जिन्होंने मारा, जिन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया, ये भी सवालों के घेरे में, हालांकि इसे कहा जाता है कि आत्मरक्षा में चलाई गई जो है ये कार्रवाई हो सकती है। ये सारे मसले जो है वो जांच का विषय है। हम किसी भी ये नहीं कह सकते ये दोषी या ये दोषी, सब जांच का विषय है। लेकिन सच जानना दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आरोप जो है वो बीजेपी के नेतृत्व पर उठ रहे हैं और इसीलिए जवाबदेही जो है योगी सरकार की बन जाती है। उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दर्शकों को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि बहराइच हिंसा में जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो निष्पक्ष है और सभी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पक्ष के क्यों ना हो। हिंसा में जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो एक पक्ष का हो चाहे दूसरा पक्ष को, सबको जो है कानून के शासन का जो सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी वैभव जी आपका भी, डॉक्टर मनीषा आपका भी, और मुकुल त्रिपाठी जी आपका भी कि आपने समय दिया। स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपकी कोई राय है या फिर आपके पास कोई जानकारी है जो बहराइच हिंसा से जुड़ी है तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देते रहिए जस्ट टीवी का साथ। धन्यवाद।